तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये वन शॉट का पार्ट 1 रहेगा। और ये जो टॉपिक है ये एसएससी, नीट, रेलवे, यूपीएससी या किसी भी वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक दो क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी प्लांट की बात करते हैं यानी किसी भी हम पादप की बात करते हैं, तो प्लांट में जो मुख्य भाग होते हैं वो क्या होता है कि एक तो उसमें होंगी रूट्स यानी कि जड़ें होती हैं। जड़ के अलावा आप देखेंगे स्टेम यानी कि तना आपको देखने को मिलेगा प्लांट में। तने के अलावा आप देखेंगे लीफ यानी कि पत्तियां। पत्तियों के अलावा आप देखेंगे फ्रूट, फल और साथ में फ्लावर यानी कि पुष्प। इन सारे पार्ट्स में रिप्रोडक्शन में जो अपना अहम भूमिका निभाता है वो है फ्लावर। यानी इन सभी पार्ट में रिप्रोडक्शन करने वाला जो प्लांट का पार्ट है वो है फ्लावर यानी कि पुष्प। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो अभी हम इन सब की ना बात करते हुए इसमें से सिर्फ बात करेंगे किसकी, फ्लावर की। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम फ्लावर से ही स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुष्प ही है, हम कह सकते हैं प्रजनन इकाई एक पादप की, यानी कि प्लांट की रिप्रोडक्टिव जो यूनिट होती है वो होता है फ्लावर। अब फ्लावर में भी आप देखेंगे, ये आपको पूरा एक फ्लावर का डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको ये जो हिस्सा है ये कहलाता है दलपुंज, लाइक कोरोला कह लेते हैं इसको। और जो दलपुंज होता है उसकी इकाई होती है दल या पंखुड़ी या पेटल्स, यानी कि ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। यानी कि जो पंखुड़ी होती हैं उनके समूह को ही हम दलपुंज कहते हैं। तो एक पार्ट ये हो गया, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन पार्ट कहलाता है कैलेक्स यानी कि बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज की जो इकाई होती है वो होती है बाह्य दल यानी कि शीपल। तो शीपल जो यूनिट है वो किसकी है, कैलेक्स की, यानी ग्रुप ऑफ शीपल इज कॉल्ड कैलेक्स। जो बाह्य दल का समूह होता है वही कहलाता है बाह्य दलपुंज। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आप देख रहे होंगे, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रोइशियम यानी कि पुमंग। पुमंग आपको किसको, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो छोटी छोटी सी संरचना आपको दिखाई दे रही है फ्लावर में दोनों साइड, यही है हमारे एंड्रोइशियम। यानी कि ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं पुमंग। एंड फोर्थ आपको जो सेंटर में एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है दोस्तों, इसको हम कहते हैं जायांग यानी कि गायनोइशियम। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। यानी कि हम ये देख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक फ्लावर के कुल कितने पार्ट्स होते हैं, तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। कौन-कौन से हम बताएंगे, कोरोला यानी कि दलपुंज, कैलेक्स यानी कि बाह्य दलपुंज, गाइनोशियम यानी कि जायंग एंड एंड्रोशियम यानी कि पुमंग। यहाँ पुमंग की जो इकाई होती है वो स्टेमन यानी कि पुंकेसर होते हैं, वहीं गाइनोशियम की इकाई जो होती है वो पिस्टिल या इसी को हम कार्पल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से फ्लावर में ये सारे स्ट्रक्चर रहते हैं। इसके साथ में आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा होता है इतना, ये कहलाता है थैलेमस। हिंदी में कहते हैं इसको पुष्पासन, थैलेमस या पुष्पासन। पुष्पासन जिस एक डंठल नुमा स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं पुष्प ग्रंथ पेडिकल। ये फ्लावर का भाग नहीं है, ये सपोर्टिव पार्ट हो सकता है पुष्प ग्रंथ। और कभी कभी इसी पेडिकल पुष्प ग्रंथ में आप छोटी सी पत्तियां निकली हुई देखोगे जिसको ब्रैक्ट कहते हैं, यानी कि सहपत्र कहते हैं। पत्ती नुमा जो संरचना है वो सहपत्र कहलाती है। तो ऐसे फ्लावर जिनके पुष्प ग्रंथ में अगर ये पत्ती नुमा संरचना उपस्थित है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट प्लांट, और अगर अनुपस्थित है तो उसको बोलते हैं इब्रैक्टिएट प्लांट। क्लियर है? तो ये हमने फ्लावर का सारा स्ट्रक्चर देख लिया। तो ये तो डायग्रामेटिक फॉर्म में हो गया, और नोट्स के फॉर्म में आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये रहा वही सारी बातें जो मैंने वहां पे लिख के रखी है कि एक फ्लावर होता है, फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये स्ट्रक्चर है उसमें, यहाँ गायनोशियम है, गायनोशियम की इकाई पिस्टिल होती है, उसी प्रकार से कैलेक्स, कैलेक्स की इकाई बाह्य दलपुंज होती है। ये कोरोला है, दलपुंज है, दलपुंज की इकाई दल या पंखुड़ी होती है। ये पुष्प ग्रंथ है, पेडिकल है, ये पत्तीनुमा संरचना जो है वो ब्रैक्ट कहलाती है, और ये वाला हिस्सा थैलेमस कहलाता है। और ये पुमंग हो गया, एंड्रोशियम हो गया जिसकी इकाई स्टेमन होती है। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, इस प्लांट में जो चार पुष्प के ये जो चार भाग हैं, इनमें भी जो सेक्सुअल पार्टिसिपेशन करेंगे वो दो हैं, एक पुमंग यानी कि एंड्रोशियम और दूसरा जायंग यानी कि गायनोशियम। क्लियर है? तो ये पुमंग और जायंग के बारे में हमें अब पढ़ना है। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर है पुंकेसर का, स्टेमन का, और ये है स्टाइल यानी कि हम कह सकते हैं ओवरी या गायनोशियम का। तो द फीमेल ऑर्गन इज कॉल्ड गायनोशियम एंड द मेल ऑर्गन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। अब पहले मैं आपको नोट्स वाले डायग्राम में दिखा देता हूँ।
लिखा हुआ है कि जो पुष्प होता है, पुष्प का जो लैंगिक अंग यानी कि नर लैंगिक अंग होता है वो एंड्रोएशियम कहलाता है और जो मादा लैंगिक अंग यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो जायंग यानी कि गायनोशियम कहलाता है। यहाँ बताया हुआ है कि जो एंडोशियम है उसकी इकाई जो होती है वो पुंकेसर होता है, स्टेमन होता है, वहीं यहाँ पे स्त्रीकेसर होता है। ये पुमंग का डायग्राम है। इसमें आप देख रहे होंगे इस प्रकार से एक ये संरचना है, इसको हम बोलते हैं परागकोश यानी कि एंथर। उसके बाद जो एक तंतुनुमा संरचना है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फिलामेंट यानी कि तंतु और ये फिलामेंट और परागकोश आपस में जुड़े होते हैं कनेक्टिव के द्वारा संयोजी। उसके बाद आप छोटे-छोटे से यहाँ पे कुछ कण देख रहे होंगे इस एंथर पर यहाँ पे। ये छोटे-छोटे जो कण हैं ये कहलाते हैं स्मॉल ग्रेन ऑन एंथर यानी कि जो एंथर यानी कि जो परागकोश है परागकोश पर जो सूक्ष्म कण हैं वही कहलाते हैं परागकण यानी पोलिन ग्रेन या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं इनको लघु बीजांड कहते हैं। सेम यही स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखेंगे ओवरी यानी कि स्त्री केसर का होगा जिसमें आप एक ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे और यहाँ पे कनेक्ट करके आप ये ओवरी देख रहे हैं। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा एंड ये जो इलोंगेटेड पार्ट है यानी कि जो एक लंबा भाग है स्टाइल वर्तिका कहलाता है एंड दिस इज ओवरी एंड ओवरी के अंदर आपको छोटे-छोटे से जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं वो ओव्यूल्स होते हैं या इसको मैक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो दोस्तों अगर मेल में आप देखेंगे तो उनके जो पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और फीमेल में आप देखेंगे उसको बोलते हैं मैक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर है? तो यही डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे मैंने बनाया हुआ स्टाइल स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और मैक्रोस्पोरेंजिया। तो ये भी वही डायग्राम है जिसमें ये फ्लावर्स हैं, ये थोड़ा अट्रैक्टिव डायग्राम है, ये कैलेक्स है, ये पेडिकल है, ये ब्रैक्ट है ना? ये यूनिट है। वही मैंने आपको ये डायग्राम बताया, ये एंथर पार्ट हो गया और एंथर से ये छोटे-छोटे से जो कण निकल रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? ये कण कहलाते हैं पोलन पार्टिकल, पोलन ग्रेन या लघु बीजाणु माइक्रोस्पोरेंजिया। फिलामेंट होता है, ये कनेक्टिव है और ये एंथर है। ये स्टाइल है स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, इनको हम मैक्रोस तो ये वही एआई से जनरेटेड इमेज है और ये मेरे नोट्स थे तो उसी को कन्वर्ट किया गया ताकि दोनों चीज़ें आपको समझ में आए। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बात करते हैं स्टेमन की यानी कि स्टेमन यानी कि पुंकेसर माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजांड या पोलन ग्रेन जो सब बनने वाले हैं उनकी। हालाँकि इसका अट्रैक्टिव डायग्राम यहाँ है, हम ये सब भी देखेंगे लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं नोट्स के फॉर्म में। सो देखिए ये एक स्टेमन का डायग्राम है जिसमें आपको परागकोश और फिलामेंट यानी कि तंतु दिखेगा। इसकी थोड़ा और एनाटॉमी करते हैं। तो आप ये वाला पार्ट समझिए ये रहा। यहाँ पे ये डायग्राम जो बनाया गया है दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से बना हुआ एंड देन यहाँ से ये इसको अपन बोलते हैं पोलन सैक। इनके अंदर जो स्थित है ये 4 जो हैं वो पोलन सैक कहलाएँगे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले ये स्ट्रक्चर किसका है? परागकोश का एंथर। एंथर जो है ना बाइलोब्ड होता है, द्विपाली होता है। कैसे होता है? बाइलोब्ड है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक लोब ये रहा इसका पूरा और एक लोब ये रहा। तो हम कह सकते हैं एंथर इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर यानी परागकोश द्विपालित होते हैं। अब अगर द्विपालित हैं तो मान लीजिए एक पाला ये हो गया, एक पाला ये हो गया, द्विपालित हो गए। कह रहे हैं कि प्रत्येक पाली में 2-2 कोष्ठक होते हैं। ईच लोब हैज़ डाइथिकस। डाइथिकस का मतलब है मान लीजिए ये एक लोब है तो इसके अंदर एक कोष्ठ आ जाएगा और एक कोष्ठ आ जाएगा यानी 2 कोष्ठ होंगे लाइक ऐसे। तो देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गए। एक यहाँ पे हो जाएगा तो ये 3 ये 4 यानी टोटल कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4। सो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। तो प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक होते हैं? हम बताएँगे प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया बने? 4। क्लियर है ये स्ट्रक्चर? सो हम क्या कहेंगे परागकोश एक द्विपालित यानी कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, संरचना है और इसके प्रत्येक पाली में 2-2 कोष्ठक होते हैं। सो इसको हम बोलते हैं डाइथिकस स्ट्रक्चर। सो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। अब ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दोस्तों ये परागपुटी यानी पोलन सैक का निर्माण करते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये पोलन सैक का है। ठीक है? ये लिखा है यहाँ पे पोलन सैक बनाते हैं यानी परागपुटी बनाते हैं। ये एक लॉन्गिट्यूडिनल संरचना होती है यानी कि ऐसे आप देखेंगे नीचे की ओर ऐसे और इनमें भरे होते हैं पोलन ग्रेन यानी कि परागकण ठसाठस भरे होते हैं। इसमें लिखा है कि जो परागपुटी है परागपुटी में परागकण जो है वो ठसाठस भरे हुए थे पैक्ड विथ पोलन ग्रेन। क्लियर है? अब इसका एक्सेप्शन है कि प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं लेकिन मालवेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो मोनोथीकस होते हैं, वो डाइथीकस नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोथीकस। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर अपन बात कर लेते हैं तो क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि द एंथर इज 4 साइडेड यानी कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। कैसा है? हम कहेंगे परागकोश एक चतुर्देशीय संरचना है जिसमें किनारे पर चतुष्बीजाणु होते हैं। चतुष्बीजाणु मतलब 4 लघु बीजाणु होते हैं। कहाँ पर है? किनारे पर। सो देखिए
1, 2, 3 एंड 4। वो जो कहाँ पर है? ये किनारे पर है, कॉर्नर पे है। अब हम इसकी और एनाटॉमी करते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए ये स्ट्रक्चर जो अपन ने यहाँ पे बनाया है ऐसे करके ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ साइड में बनाया, एनसीईआरटी भी यही बना के देती है। तो ये बने, अभी एनसीईआरटी के डायग्राम भी अपन देखेंगे साथ में। तो अब आप यहाँ पे देखिए, एक तो एक लेयर हो गई ये, फिर उसके बाद एक लेयर आपको ये दिखाई दे रही होगी दूसरी, और देन फिर आपको दिख रहा होगा ये तीसरा लेयर, और देन ये स्ट्रक्चर इसमें भी। तो इसका अपन ने किया एनाटॉमी, यानी इतने स्ट्रक्चर को काट के यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब देखिएगा थोड़ा आप। पहले आपको एक स्ट्रक्चर सबसे बाहरी परत ये दिखाई दे रही है। इसकी अब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं उसी कलर से यहाँ पे कर देता हूँ। इस वाली परत की बात हो रही है। क्लियर है? उसके बाद हम सेकंड लेयर बनाते हैं। तो मान लीजिए अपनी सेकंड लेयर यहाँ पे है और वो सेकंड लेयर यहाँ पे ये रही। ये पूरी वो सेकंड लेयर हो जाएगी। ठीक? देन थर्ड लेयर बना लेते हैं। थर्ड लेयर यहाँ पे दोस्तों कैसी होती है? वो मल्टी लेयर होती है, यानी एक से दो परत होती है। बात कर रहे हैं हम इस थर्ड लेयर के बारे में। ये थर्ड लेयर कैसी होगी? यहाँ पर एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, यानी मल्टी लेयर होती है, बहुपरतीय संरचना है। देन आप पहुंचेंगे जिस लेयर पर दोस्तों, वो कहलाती है टेपिटम। तो ये हुई टेपिटम की लेयर पहली। तो ये जो अब आपको दिख रही है संरचना, ये है टेपिटम। इस प्रकार से हमारे सामने निष्कर्ष क्या आता है सामने? देखिएगा। पहला, सबसे जो बाहरी परत है, यानी ये, इसका नाम लिखा है यहाँ पे बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस बोलते हैं। ये पहली स्ट्रक्चर हो गया एपिडर्मिस। दूसरी है, इसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम, यानी कि अंतःथीसियम। थर्ड है, वो कहलाती है मध्य परत, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर है तो इसे, ये कैसी है? मल्टी लेयर होती है, जो यहाँ पे लिख के रखा है मैंने कि ये बहुपरतीय संरचना है। देन जो लास्ट में है, ये कहलाता है टेपिटम की परत। और टेपिटम के अंदर आपको छोटे छोटे से स्पोर्स दिखाई दे रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिनसे बनेंगे पोलियन ग्रेन आगे जा। अब इनमें जो 3 परत हैं, एक तो आपकी एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम यानी कि अंतःथीसियम, और ये मध्य परत, ये तीनों मिलके इस पूरे हमारे पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, और जो परागकोश होता है उसके स्फुटन में सहायता करते हैं। ये डायग्राम आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का दिख रहा होगा, ये मैंने बनाया हुआ है। तो ये क्या है? परागकोश हैं, इसमें भरे हुए परागकण। तो ये लाइन ऑफ डेhiscence है, ये लाइन ऑफ डेhiscence है। लाइन ऑफ डेhiscence का मतलब क्या है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डेhiscence ऑफ एंथर, यानी कि परागकोश के स्फुटन। तो मतलब जब ये फटता है तो यहाँ से पराग को कण जो है वो बाहर निकलते हैं। क्लियर है? और अब जो टेपिटम है, टेपिटम के भीतर भी एक संरचना होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं अपन स्पोरोजेनस टिश्यू, बीजाणुजन ऊतक। तो बीजाणुजन ऊतक कहाँ भरे होते हैं? टेपिटम के भीतर, यानी कि जो अंदर की एक परत होती है उसमें। तो आई होप ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें टेपिटम के बारे में। टेपिटम एक इनर लेयर होती है। इसके अलावा ये बाई न्यूक्लिएटेड होती है, बहुकेंद्र की होती है, बहुगुणिता होता है इसमें। इसके अलावा इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। यही प्रोटोप्लाज्म जो है वो पराग कणों को पोषण देने का काम करता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशंस या नरिशमेंट टू पोलन ग्रेन। तो अब इसी को आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में। वही सब कुछ लिखा हुआ है। ये परागकोश है, ये फिलामेंट है। परागकोश के अंदर ये लाइन ऑफ डेhiscence है, इसमें भरे हुए हैं परागकण ये छोटे-छोटे। तो एंथर एक ऐसी संरचना है, बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, और प्रत्येक पाली में 2-2 कोष्ठक होते हैं। सो ये बनाए गए हैं यहाँ पे 2 कोष्ठक होते हैं। एक्सेसनेस का मालवेसी फैमिली, क्योंकि ये मोनोथिकस होते हैं। कुल 4 लघु बीजाणुधानी बनते हैं। इनमें जो लॉन्गिट्यूडिनली स्ट्रक्चर होता है उसको पोलन सैक कहते हैं, जो पैक्ड विथ पोलन ग्रेन, पराग कण से ठसाठस भरे होते हैं। वही सारी बातें। ये चतुर्देशीय है, टेट्रागोनल है, और किनारे पर लघु बीजाणु होते हैं, और माइक्रोस्पोर लोकेटेड कॉर्नर। एंड ये वही स्ट्रक्चर है कि ये एपिडर्मिस है, ये एंडोथीसियम है, ये मध्य परत है, ये टेपिटम है। टेपिटम के बारे में तो ये जो तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं, ये किसके बारे में है? ये ये पॉइंट है इन तीनों के, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल ईयर के। क्लियर है? उसके बाद टेपिटम के अंदर आपको दिख रहा है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू इसी से बनेगी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। टेपिटम के बारे में लिखा था, इनर लेयर है, बाई न्यूक्लियोटाइड है। इसके अलावा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जो प्रोवाइड न्यूट्रिशन ग्रेन। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्ट्रक्चर की देखो, ये एनसीईआरटी ने बना के दिया है, तो मैंने भी आपको वहाँ पे रफ ली। तो अपन दोनों ही प्रकार से समझ सकते हैं। ऐसे डायग्राम भी हैं अपने पास, और हैंड रिटन भी हैं। आपको जो ठीक लगे आप उससे समझिए, बनाइए अपने नोट। तो ये बात कर ली अभी हमने पोलन ग्रेन की। अब बात कर लेते हैं अपन कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, यानी कि लघु बीजाणु जनन। लाइक यहाँ लघु बीजाणु जनन हो रहा है, तो ये पोलन ग्रेन आखिरकार बन कैसे रहे हैं? बनने की प्रोसेस यहाँ पे देखने वाले हैं।
तो यहाँ पे हम लघु बीजाणु जनन देखने वाले हैं। लघु बीजाणु जनन देखने से पहले हमने बताया कि जो आपका टेपिटम होता है, टेपिटम के भीतर होता है स्पोरोजेनस टिश्यू यानी कि बीजाणु जन ऊतक, जो कि हैप्लॉइड नहीं होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का मतलब है 2n, हैप्लॉइड जब बोलेंगे तो n हो जाएगा। ये सजातीय कोशिकाओं का एक समूह होता है, यानी कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो क्या है? अ ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल। लाइक देखिए, ये स्ट्रक्चर बना था अपना। स्ट्रक्चर के अंदर ये टेपिटम थे, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर। अब टेपिटम के अंदर एक टिश्यू है, उसी का नाम है क्या? स्पोरोजेनस। तो हम इसी स्पोरोजेनस टिश्यू की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। जो है क्या? टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। तो ये कैसी कोशिकाओं का समूह है? सजातीय, यानी कि होमोजेनस, एक समान कोशिकाओं का समूह है। तो प्रत्येक स्पोरोजेनस टिश्यू यानी कि प्रत्येक बीजाणुजन ऊतक जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद बनाता है सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय। लास्ट में मिलेगा अपन को ऐसे सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय। बना कैसे? मैंने आपको बताया कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है दोस्तों, स्पोरोजेनस टिश्यू के भीतर बनती है पोलेन मात्र, यानी कि पोलेन मदर सेल। पहले इसको रफ डायग्राम में देख लेते हैं। ये क्या बताया मैंने? बीजाणु जनन है, हम पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक बीजाणु को ऊतक होता है, उसमें होता है यहाँ मायोटिक की जगह अर्धसूत्री नहीं आएगा, इधर आएगा समसूत्री। कैसा विभाजन होगा यहाँ पे? समसूत्री। तो बीजाणु जन ऊतक समसूत्री विभाजन करके बनाएगा क्या? पोलेन मदर सेल। समसूत्री इसलिए कहा क्योंकि ये 2n संरचना है। क्लियर है? अब पीएमसी से अपन को समझना है, जो पोलेन मदर सेल पराग मात्र कोशिका किससे बनी है आप बताएंगे? बीजाणु जन ऊतक के भीतर पाई जाती है, यानी स्पोरोजेनस टिश्यू को। स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ पाया जाता है? टेपिटम। समझ आइएगा, ये स्ट्रक्चर है, ये टेपिटम है, टेपिटम के अंदर है स्पोरोजेनस टिश्यू। इसके अंदर बन रही है क्या? पीएमसी, पोलन मदर सेल, जो कि कैसी है? डिप्लॉइड है। फिर अब इनका होगा अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस प्रोसेस। मियोसिस का मतलब होता है दो एन है आपस में बदलेंगे तो दो एन, मतलब एक एन अपने आप को दो भागों में बांटेगा, एक एन अपने आप को दो भागों में बांटेगा। टोटल कितने? तो यहाँ पे बनेंगे लघु बीजाणु चतुष्टय। ये बन गए लघु बीजाणु चतुष्टय, जो यहाँ पे बना हुआ है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है पीएमसी का, जिससे बनते हैं लघु बीजाणु चतुष्टय। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन लघु बीजाणु धानी, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? पीएमसी से बनते हैं लघु बीजाणु चतुष्टय, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्रेट बनता है, जिसमें आप देखेंगे 2n nn और ये n फर्दर डिवाइड करेंगे तो टोटल 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर अपने सामने आ जाते हैं। ये एक परत से जुड़े हुए हैं, देखेंगे एक परत ये रहा, एक लेयर, इसको बोलते हैं कैलोज लेयर। क्या बोलते हैं इसको? कैलोज। और दोस्तों ये कैलोज आगे जाके किसके द्वारा विभेदित होगी, टूटेगी? तो कैलेज एंजाइम के द्वारा टूटेगी। ये कैलेज एंजाइम किसका फॉर्मेशन जो करेगा? वो करेगा टेपिटम। तो देखिए, जैसे जैसे परागकोश अब परिपक्व होगा, वो कैसा होगा? निर्जलीकरण और स्फुरित होगा। एज द एंथर मेच्योर, ये डिहाइड्रेट होगा। डिहाइड्रेट होगा यानी कि सूखेगा। सूखेगा क्यों? क्योंकि अब इस परत को तोड़ना है। इसी समय जब ये परागकोश सूख रहा होगा डेवलप होने के बाद, तो जो यहाँ पे एक एंजाइम का सीक्रेशन करेगा टेपिटम, वो है कैलोज एंजाइम। और ये जो कैलेज एंजाइम है दोस्तों, ये लघु बीजाणु को एक दूसरे से अलग यानी कि पृथक कर देता है। माइक्रोस्पोर डिसएसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, और जब ये अलग होंगे तो इनके अंदर से निकलेंगे छोटे 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 छोटे, इनको हम बोलते हैं पराग कण। तो ये प्रोसेस है। तो क्या हुआ समझिए आप। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एंथर में एक स्ट्रक्चर है, ये वाला ऐसा, इसमें है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ये जो कहलाता है ये है टेपिटम। इस टेपिटम के अंदर एक ऊतक होगा, एक टिश्यू होगा, जिसका नाम है बीजाणु जन ऊतक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर होती हैं पोलेन मदर सेल, पीएमसी। ये भी डिप्लॉइड संरचना है, ये भी डिप्लॉइड संरचना। पीएमसी का होगा मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, जिससे बनेंगे क्या? लघु बीजाणु चतुष्टय, यानी कि 4 डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ये जिस परत से जुड़े हैं इसका नाम है कैलोज। इसको तोड़ेगा कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम बनेगा किससे? टेपिटम से। जब ये टूटेंगे तो इसमें से निकलेंगे छोटे छोटे कण, और इन्हीं कणों को हम बोलते हैं पराग कण। आई होप ये पॉइंट आप ठीक। तो ये प्रोसेस हो गई पोलेन। अब बात किसकी करनी है? अब बना क्या यहाँ से? यहाँ से बना पोलेन ग्रेन। बात करेंगे पोलेन। पहले आपको ये डायग्राम बता दूं मैं। वही पीएमसी, अर्धसूत्री, माइक्रोस्पोर टेट्रेट, 4 हेप्लॉइड माइक्रोस स्पोर्स बनते हैं। इसके बाद कैलेज एंजाइम फॉर्म बाय टेपिटम, कैलेज की परत है। जैसे जैसे परागकोश परिपक्व, निर्जलीकरण, स्फुटन होता है, लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और क्या बन जाता है? ये बन जाता है पोलेन ग्रेन। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं पोलेन ग्रेन की। तो ये स्ट्रक्चर है पोलेन ग्रेन का, लेकिन हम पहले रफ स्टाइल देखेंगे। इंपॉर्टेंट है यही स्टाइल अपना, ये तो आपको अट्रैक्ट करने की। देखिए,
जो पोलन ग्रेन है, जो परागकण है, उसको हम बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, नर युग्मक को। लाइक जैसे स्पर्म रिप्रेजेंट करता है मेल को, उसी प्रकार से यहाँ पे पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब डायग्राम देखिए। डायग्राम में आपको सबसे पहले एक लेयर दिख रही होगी ऐसे, लेकिन ये जगह-जगह कैसी होगी? जगह-जगह ये डिसकंटीन्यूअस है। मतलब जगह-जगह कैसी है ये लेयर? डिसकंटीन्यूअस। यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो यही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखेंगे इस लेयर की बात करें अपन, ये वाली लेयर। तो यहाँ यहाँ से ये असतत है, फिर उसके बाद यहाँ से ये अलग है, उसके बाद यहाँ से ये अलग। सो इसको बोलते हैं अपन एक्साइन, सबसे बाहरी परत। दोस्तों पोलन ग्रेन यानी कि पराग कणों की सबसे जो बाह्य परत होती है, उसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य चूल या एक्साइन। ये जो बाह्य परत होती है, एक कठोर पदार्थ से बनी होती है, इसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे कठोर भाग एनेमल होता है, उसी प्रकार से एक पादप का सबसे कठोर भाग स्पोरोपोलेनिन होता है, यानी पादपों का सबसे कठोर भाग होता है। क्यों कठोर है? क्योंकि ये उच्च तापमान जैसी दशाओं में या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे स्थानों पर भी, ऐसे आवरण में भी ये टिक पाते हैं पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन टिक पा रहे हैं वो किसकी वजह से? अब बताऊंगे, स्पोरोपोलिन की वजह से ही टिक पा रहे हैं। क्लियर है आपको ये बात? अब दूसरा, एक तो ये हर जगह कैसा है? इर्रेगुलर है, असतत है। और जहाँ-जहाँ ये इर्रेगुलर है, वहाँ है जनन छिद्र। यानी कि जहाँ ये कैसा है? जहाँ ये अनुपस्थित है स्पोरोपोलेनिन, वहाँ उस हिस्से को हम बोलते हैं जनन छिद्र। तो क्या लिखा है? जहाँ स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं जनन छिद्र, और जनन छिद्र से ही निर्माण निकलती है परागनलिका, यानी कि ओरिजिन ऑफ पोलन ट्यूब, जो हम आगे देखेंगे। अब जो स्पोरोजेनस टिश्यू है दोस्तों, सॉरी स्पोरोपोलेनिन जो पार्ट है ये, सबसे कठोर भाग है जो, ये अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं जन्मा जो इसको निम्नीकृत कर सके। यानी कि कोई भी एंजाइम अभी तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इसको डिग्रेड यानी कि खत्म कर सके। इसलिए इसकी वजह से ही ये फॉसिल्स के रूप में भी हज़ारों सालों तक संरक्षित रह सकते हैं। क्लियर? अब आपको दिख रही होगी सेकंड लेयर, जो रेड कलर से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, रेड कलर से, ये वाला है। इसको बोलते हैं इंटाइन, अंतःचूल। अंताचोल बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन से। एक रेगुलर परत होती है और ये पतली होती है। बस इतनी ही बात एनसीईआरटी ने लिखी, इतनी ही आपको याद रखना, ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाए। उसके बाद जो अगली लेयर है वो है सेल वॉल, कोशिका झिल्ली। इसके बारे में इतना दिमाग नहीं लगा। अब आपको दो कोशिकाएं दिख रही होंगी, एक ये बड़ी वाली, एक ये छोटी वाली। सो सबसे पहले हम बड़ी वाली की बात करते हैं। बड़ी वाली का नाम है वेजिटेटिव सेल, यानी कि कायिक कोशिका। कायिक कोशिका एक लार्ज सेल है, बड़ी कोशिका होती है। ये अनियमित आकार का इसमें होता है केंद्रक, यहाँ केंद्रक जरूर लिख लें, न्यूक्लियस। इसमें होता है अनियमित आकार का केंद्रक, इसमें प्रचुर मात्रा में भरे होते हैं भोजन, यानी कि अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। एंड ये पराग नलिका का निर्माण करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर होती है ट्यूब सेल। उसके बाद ये है छोटी कोशिका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं हम जनरेटिव सेल, यानी कि जनन कोशिका। ये एक छोटी कोशिका है, इसका आकार होता है स्पिंडल शेप, यानी कि तर्क रूपी होती है, और यह कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में फ्लोट करती है। लाइक मान लीजिए कायिक कोशिका, इसके अंदर तैर रही है ये जनन कोशिका, यानी कि जनरेटिव सेल। और ये सघन जीव द्रव्य और केंद्रक इसमें। ये सारी बातें हो गई कण के बारे में दोस्तों। इसका जो आकार होता है वो 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होता है, और ये आकार में होता है स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार। तो यहाँ हमने खत्म फिनिश कर लिया है, खत्म नहीं, फिनिश कर लिया है क्या? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। देख लीजिए डायग्राम, प्यारा सा अट्रैक्टिव, 25 से 50 माइक्रोमीटर साइज, शेप स्फेरिकल, आउटर लेयर बायचोल असतत होती है, कठोर स्पोरोपोलिन से, सब वही बातें हैं, बस उसी को तो मैंने डाल के इसको एडिट किया है। तो हार्डेस्ट पार्ट है, उच्च ताप, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस में सर्वाइव, नो एंजाइम डिग्रेड सो फार एंड वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। ये है जननछिद्र चर्म, जहाँ पराग नलिका की उत्पत्ति होती है, वेयर स्पोरोपोलिन। जहाँ स्पोरोपोलिन नहीं होते हैं वहां से उत्पत्ति होती है, या वहीं पाए जाते हैं जनन छिद्र। यह है इनर लेयर, जिसको इंटाइन बोलते हैं। ये थिन पतली, मतलब ये गलत इधर बनाया है, इधर देखना है। यह इनर लेयर, इधर इनर लेयर पतली है, अंताचोल है, सतत है, मेड अप बाय सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये वेजिटेटिव सेल है, बड़ी है, इरेगुलर है, अबंडेंट फूड रिजर्व है, फॉर्मेशन पोलन ट्यूब है। ये जनरेटिव सेल है, स्मॉल सेल है, स्पिंडल शेप में होती है, फ्लोट्स ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, काय कोशिका की जीव द्रव्य में तैरती है। ये सब बात। अब देखिए 60% जो आवृत बीजी पौधे होते हैं दोस्तों, उनमें परागकण इन्हीं दो चरणों में होता है, कि एक बनेगी वेजिटेटिव सेल और एक बनेगी जनरेटिव सेल। बट रिमेनिंग 40%, शेष जो 40% प्रजातियां हैं, उनमें जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा फिर से विभक्त होती है, यानी कि 3 चरण, यानी कि ये जो जनरेटिव सेल है वो फर्दर डिवाइड होगी, और इससे बनेंगे 2 नर युग्मक, एक ये बना। तो इसको बोलते हैं अपन 3 चरणीय।
तो 3 चरणीय विभाजन जो होता है वो 40% प्लांट्स में होता है, बाकी 60% में होता है यही 2 चरण। तो यहाँ अपन फिनिश करते हैं ये। अब बात करते हैं पोलन एलर्जी, यानी कि जो परागकण है इनसे एलर्जी होती है। एलर्जी में क्या-क्या होता है? श्वसनीय वेदना, यानी कि ब्रोंकियल अफेक्शंस जैसी बीमारी होती है, और इसके अलावा होता है चिरकालिक श्वसन विकार, यानी कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि अस्थमा हो जाएगा, श्वास निषोध ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। भारत में कैसे आया? भारत में जब हमने इम्पोर्टेड गेहूँ, यानी कि गेहूँ खरीदा बाहर से मंगाया विदेशों से, उसके साथ आया कैरेट ग्रास और पार्थेनियम, गाजर घास और पार्थेनियम आई, जो कॉज ऑफ एलर्जी बने इंडिया में। इसके अलावा अन्य उदाहरण है चिनोपोडियम और एमेरिंथस। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि परागकणों की जीवन क्षमता क्या होती है। इसके पहले पराग उत्पाद देख लो। देखो, अब ज़ाहिर-सी बात है एलर्जी है तो कुछ अच्छी बातें भी हुई ना। तो अच्छी बात क्या है इसके बारे में? जो पोलन ग्रह होते हैं वो पोषणों से भरपूर होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब हम सब जानते हैं हमारे अंदर आज के समय में सबसे ज़्यादा पोषण की कमी हो रही है। तो आहार में जो कमी हो रही है, उसकी पूर्ति के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए पोलन गोलियाँ, पोलन टैबलेट जो हैं वो संपूरक, यानी कि सप्लीमेंट के रूप में यूज़ होंगे। सो पोलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज़ फूड सप्लीमेंट टू फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स अमाउंट इन अवर बॉडी। जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं, पश्चिम देश हैं, उनमें टैबलेट और सिरप को पोलन प्रोडक्ट के रूप में बाजार में उपलब्ध करा दिया गया है। और क्यों उपलब्ध कराया? क्योंकि जो पोलन कंजप्शन है, जो पराग खपत होती है, वो ये दावा करती है, क्लेम करती है कि जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं और जो रेस हॉर्सेस होते हैं, धावक घोड़े होते हैं, उनकी कार्यदक्षता में वृद्धि हो सकती है। इसीलिए इनकी डिमांड ज़्यादा है। अब हमें यहाँ देखना है पोलन वायबिलिटी, वायबिलिटी है, वायबिलिटी, VAI, वायबिलिटी, यानी कि पराग कणों की जीवन क्षमता कितने समय तक जीवित रहते हैं। जब एक पुष्प से कोई पराग कण विकसित हुआ, बाहर निकला, तो कितने समय तक ये सर्वाइव करेगा, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, जनरली तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर। बट जैसे देखेंगे धान है, गेहूं है, मेज है, इनका होता है अप्रोक्स 30 मिनट। लेकिन जो लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी कुल के प्लांट्स होते हैं, उनकी होती है महीनों तक। फिर हम इनको प्रिजर्व कैसे करेंगे? इनको लंबे समय तक अगर हमें रखना होगा, तो उसको लिए एक टॉपिक बनता है अपना पराग भंडारण, पोलन स्टोरेज। स्टोरेज करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम निम्न ताप परिरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में दोस्तों क्या होता है? हम लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके अंदर हम पराग कणों को कई वर्षों तक भंडार के रूप में रख सकते हैं, इनकी पोलन बैंक्स के रूप में हम कई वर्षों तक रख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट पोलन पार्टिकल और पोलन ग्रेन यानी कि मेल पार्ट। तो वही चीज़ें यहाँ पे सेक्शन 1 में हम पोलन एलर्जी की बात किए, श्वसनीय वेदना, श्वसनीय शोथ, चिरकालिक श्वसन विकार लाइक अस्थमा, है ना? कॉज ऑफ एलर्जी, एलर्जी का कारण है भारत में आयातित गेहूँ। इसके साथ कैरेट घास, गाजर घास, पार्थेनियम आया, चिनोपोडियम एमेरिंथस है। फिर दूसरा पोलन प्रोडक्ट की बात की, पोषकों से भरपूर होते हैं, आहार में कमी हो रही है, उनके लिए हम पराग गोलियाँ लेते हैं, सिरप पश्चिमी देशों में गोलियाँ हैं। ये क्लेम करता है कि खिलाड़ी और जो धावक घोड़े होते हैं उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है। इसके अलावा जो पोलन वायबिलिटी है, परागकणों की जीवन क्षमता, तापमान आर्द्रता पर निर्भर है। 30 मिनट इनकी होती है, महीनों तक इनकी कई वर्षों तक संरक्षित रखना है। तो माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस जो कि लिक्विड नाइट्रोजन होता है, उसके अंदर हम इसको स्टोर करके रखते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर। एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फीमेल यानी कि स्त्री केसर की बात करेंगे, उसका पूरा डायग्राम, फिर ओव्यूल की चर्चा करेंगे, ओव्यूल के अंदर ओवम कैसे बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलिन पॉलिनेशन की प्रोसेस की, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्या क्या उसके प्रॉस हैं, कौन से हैं। तो ये अपना स्ट्रक्चर आगे तक का रहेगा, और लास्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि जो एजेंट ऑफ पोलन मतलब पॉलिनेशन होते हैं, उनके क्या महत्व है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ा बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप हमारे सकते हैं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम इसको पूरा फिनिश करेंगे। सो लेंदी लेक्चर होगा। सो इस लेक्चर से आप एक अनुमान लगा लीजिए कि हम ऐसे ही कवर करेंगे। सो अगले लेक्चर के लिए तैयार रहना, जिसमें थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, क्योंकि वो लेंदी लेक्चर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।